इजराइल के अखबारों से यह खबर आ रही है कि लेबनान की जो ग्राउंड लड़ाई हो रही है, जमीनी लड़ाई हो रही है, वहां से आईडीएफ की सेना वापस लौट रही है। इजराइल के एक नेता ने कहा है कि 12,000 से ज्यादा इजरायली या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हूथी ने दोबारा कुछ बड़े हमले किए हैं और उधर सीज फायर की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पक रहा है और इन सबके बीच हिजबुल्लाह ने अपना नया चीफ घोषित किया है, नईम कासिम को। ये और इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और उसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है कि फाइनली हिजबुल्लाह ने अपना नया लीडर अपॉइंट कर दिया है। नईम कासिम साहब हैं, इनको नया लीडर बनाया गया है। नईम कासिम इस्लामिक मूवमेंट से निकले थे। अमल मूवमेंट जो हुआ है, कभी बताऊंगा लेबनान में जो अमल मूवमेंट हुआ है उसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, उससे जुड़े हुए थे। फिर जब हिजबुल्लाह बना तो उसके फाउंडिंग मेंबर हुए। इन्होंने एक किताब लिखी है, हिजबुल्लाह द स्टोरी फ्रॉम विद इन। वो किताब काफी फेमस है, अगर कहीं मिले तो पढ़िएगा। हिजबुल्लाह के बारे में उससे बढ़िया जानकारी और कहीं नहीं मिलती है और इन्हें लीडर बनाया गया है। इसके बारे में और डिटेल्स में आगे के वीडियोस में बताऊंगा। अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है, जेरूसलम पोस्ट जो आप जानते हैं, जिसको मैं अक्सर कोट करता हूं, इजराइल का अखबार है, उसने अपनी वेबसाइट पे सुबह सुबह यह अपडेट किया कि इजराइल की सेना लेबनान से वापस लौटने वाली है। लैंग्वेज जो इस खबर की है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनका कहना है कि इजरायली सेना ने अपने सारे के सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं और अब वो वापस वहां से लौट सकती है। इसके बाद बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता है। अब ये तो भाषा बोलनी ही पड़ेगी, ये तो कह नहीं सकते कि वहां पर जितना नुकसान हो रहा है उसको झेलना बेहद मुश्किल हो गया है और इसके लिए इजराइल की सेना लौट रही है। लेकिन सच्चाई यही है। अब जेरूसलम पोस्ट जो है वो इजराइल का अखबार है और उसने आईडीएफ के हवाले से यह बात लिखी है। हालांकि दूसरे अखबारों में यह बात नहीं आई है, लेकिन जेरूसलम पोस्ट जो इजराइल का एकदम अपना अखबार है, एकदम इजरायली गवर्नमेंट का गोदी मीडिया है, उसमें अगर यह खबर आई है तो इसके कुछ मानी तो हैं ही। इन मानी को समझने के लिए प्रेस टीवी की यह न्यूज देखिए। प्रेस टीवी आप जानते हैं ब्रिटेन का चैनल है, उसकी यह न्यूज देखिए। वहां पर इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं यावर लैपिड, उनका एक बयान छपा है। यावर लैपिड लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष का नेता सरकार की आलोचना करता ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से इसको देखना जरूरी है। इनका कहना है कि 12,000 सैनिक इजराइल के या तो मारे गए हैं या घायल हैं। आगे ये बताते हैं कि 11,000 सैनिक मारे गए हैं और 890 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, यानी 11,890, मोटा मोटी 12,000 के आसपास ये मामला बनता है। तो यावर लैपिड कह रहे हैं कि 12,000 के आसपास सैनिक या तो घायल हैं या तो मारे गए हैं। अगर हिंदुस्तानी मीडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया यह खबर चला रहा है कि 90 से ज्यादा लोग लेबनान में मारे गए हैं इजराइल के पिछले दिनों में। कल की कल अगर बात करें तो 30 से ज्यादा ऑपरेशंस किए हैं, हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लगभग रोज मारे जाने की खबर आ रही है और इसके साथ साथ सिर्फ लेबनान से लड़ाई नहीं चल रही है। जब से लेबनान से लड़ाई तेज हुई है तब से हूथी के हमले भी, यमन से हूथी के हमले भी लगातार तेज हो चुके हैं। अगर केवल कल की खबर देखें तो हूथी ने 2 कारनामे किए हैं। पहला तो यह किया कि आश्केलान के ऊपर, बल्कि यह खबर कल की भी नहीं, आज सुबह की खबर है कि आश्केलान के ऊपर पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। इजराइल के आश्केलान इलाके में, शहर में पहली बार ड्रोन दिखाई दिए और इजरायली अखबार भी कह रहे हैं कि दे हैव मेड सम इंपैक्ट्स, यानी उनका कुछ असर हुआ है। आप जानते हैं इजराइल अपने जो असरात होते हैं ड्रोन्स के, इनके उनको तुरंत कभी नहीं बताता। तो क्या असर हुआ है उस पर हमें बहुत जानकारी नहीं हुई है, लेकिन असर हुआ है यानी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ रेड सी के अंदर इजराइल के 3 पानी के जहाजों पर हमला किया है हूथी ने कल, और इन जहाजों के अच्छे खासे नुकसान की खबर आ रही है।
तो हूथी उधर से लगातार हमला कर रहा है। लेबनान का जो हमला है उसके बारे में बताऊं कि जो नहारिया उनका शहर है उसके रेलवे ब्रिज पर असर पड़ा है, ये बता रहे हैं इजराइल के अखबार। अब वो रेलवे ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है, खत्म हो गया है या नहीं हुआ है, ये हम नहीं अभी कह सकते, क्योंकि हम तो यहां से देख नहीं रहे हैं। इजराइल या फिर लेबनान के अखबार जो खबर देते हैं वही हम जानते हैं। लेबनान के कई सोशल मीडिया हैंडल से ये जरूर पोस्ट किया गया, लेबनान टाइम्स ने भी पोस्ट किया और भी कई लोगों ने यह पोस्ट किया कि जो नहारिया का रेलवे ब्रिज है वो पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन मैं यहां बैठ के कंफर्म नहीं कर सकता कि टूटा है कि नहीं टूटा है। इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अगर इजरायली अखबार ये कह रहे हैं कि नहारिया रेलवे ब्रिज पे असर हुआ है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही है। उधर कल मैंने आपको बताया था कि ईरान अगले हमले की जो तैयारी कर रहा है उस तैयारी में डिप्लोमेटिक तरीके का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता जो उसको भारी पड़ जाए, इसलिए सबसे पहले डिप्लोमेटिक तरीके से यह साबित करना चाहता है कि उसको पूरा का पूरा यह हक है कि उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसका बदला ले। कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पूरे दिन तीखी नोक-झोंक चली है अमेरिका और इजराइल के दूसरे समर्थकों और जो कुछ हो रहा है लेबनान फलस्तीन में उसकी मुखालिफत कर रहे मुल्कों के नुमाइंदों के बीच। और इन सबके बीच यूनाइटेड नेशंस में ईरान के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि हम जो इजराइल पर हमला करेंगे वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होगा। यानी नियम तोड़ रहा है इजराइल, वो इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहा है, हम इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ रहे हैं। यह स्टैंड इसलिए बहुत जरूरी है कि यूएन के अंदर ईरान जितने लोगों को अपने साथ ले सकेगा उतना ही उसका फायदा होगा। आप जानते हैं इजराइल के हमले के बाद सिर्फ 2 मुल्क थे जो इजराइल के साथ खड़े हुए, अमेरिका और इंग्लैंड। इनके अलावा किसी मुल्क ने आगे आकर यह नहीं कहा कि अच्छा हुआ इजराइल ने हमला किया। और फ्रांस, जो अक्सर अमेरिका और इंग्लैंड के साथ देखा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो लेबनीज आर्मी को और लेबनान में जिस तरह लोग बेघर हुए हैं घरों के टूटने से, क्योंकि इजराइल को यह एक काम दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से आता है कि कैसे जो रेजिडेंट्स हैं, जो शहरी हैं, आम शहरी लोग हैं, उनके घरों को तबाह करे ताकि सेनाओं के ऊपर प्रेशर पड़े। तो फ्रांस उनकी मदद कर रहा है सीधे सीधे इस बार अमेरिका और इंग्लैंड के साथ खड़ा होने की जगह, और बाकी मुल्क खामोश होकर देख रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यूएनआरडब्ल्यूए को बैन करने वाला है इजराइल, और वही हुआ। नेसेट में जो उनकी संसद है वहां पर प्रस्ताव पास हो गया, बिल वो पास हो गया जिसमें यूएनआरडब्ल्यूए के इजराइल के अंदर काम करने पर पूरी तरह से पाबंदी और गजा के अंदर काम करने पर काफी हद तक पाबंदी लगा दी गई है। अब यह पाबंदी लगाने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। कहने के लिए तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी कूदा है, उसने भी कहा है कि इस तरह की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा तमाम जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर मुल्क हैं उन्होंने इस बात की मलामत की है कि आपने यूएनआरडब्ल्यूए के ऊपर बैन लगाया। दरअसल मैं यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं कि यूएनआरडब्ल्यूए उस इलाके में इकलौता संगठन है जो इमदाद का काम करता है, जो फलस्तीनी बच्चों के एजुकेशन, हॉस्पिटल चलाने, लोगों की मदद करने, रिफ्यूजियों की हर तरह की मदद करने की कोशिश करता है। इस यूएनआरडब्ल्यूए को भी अमेरिका ने ही बनवाया था। एक तरफ लोगों को रिफ्यूजी करो और एक तरफ उनकी मदद करने के लिए संस्था भी बनाओ। वैसे तो अमेरिका ने अभी फलस्तीनियों के लिए बहुत सारा इमदाद भेजने की भी बात की है, लेकिन सब जानते हैं कि इजराइल ने जो हमला किया है, इजराइल ने जो लगातार फलस्तीन को नुकसान पहुंचाया है, उसका 70%, 2/3 के आसपास जो फाइनेंस है वो अमेरिका ने किया है। तो ये मजेदार खेल है कि मारने वाले के साथ भी रहो और मरने वाले को इमदाद भी दो, ये खेल अमेरिका करता है। लेकिन यूएनआरडब्ल्यूए मुद्दे पर एक और बात आपको जाननी चाहिए कि जब इजराइल ने यह आरोप लगाया था कि यूएनआरडब्ल्यूए के अंदर हमास के लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जिन लोगों ने यूएनआरडब्ल्यूए को इमदाद रोकी थी उनमें से अमेरिका भी था और यूरोप के तमाम मुल्क तो थे ही। अब उस पर बैन लगा दिया गया है। वो यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर आप अपने मुल्क में बैन लगाते हो, वैसे तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके ऊपर भी इजराइल के अंदर रोक है, वो पर्सोना नॉन ग्राटा हैं। तो एक डिमांड यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये उठ सकती है कि इजराइल से यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप छीन ली जाए।
इसके अलावा भी उसके ऊपर प्रेशर लगातार पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से बहुत डिटेल्ड कंप्लेन की है आईसीसी के अंदर कि कहां कहां युद्ध अपराध यानी वार क्राइम्स किए हैं इजराइल ने, कहां कहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं। कल एक तस्वीर मैं देख रहा था इंटरनेट पे, जहां जो साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधि हैं वो पूरा ट्रक भर के खड़े हैं। उस पूरे ट्रक में जो कागज हैं वो कागज इजराइल के अपराधों के, इजराइल के जितने जुर्म हैं उन सब के सबूत हैं। ये सारा सबूत लेकर वो आईसीसी में हाजिर हुए हैं। हालांकि अमेरिका इंग्लैंड अपना खेल खेल रहे हैं। आईसीसी के जिस जज को ये फैसला देना था कि वारंट जारी होगा कि नहीं होगा, उस जज को हटा के उसकी जगह एक नया जज लाया गया है, यानी प्रोसेस डिले किया जाएगा। और जो प्रोसिक्यूटर थे उनके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगे हैं। तो इस मामले को लटकाने का, इस मामले को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है अमेरिका और इंग्लैंड। पूरी कोशिश है इनकी कि कैसे भी नेतन्याहू के खिलाफ फैसला ना आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और दीगर मुल्क जो हैं वो लगातार नए नए सबूत लेकर आईसीसी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्या नतीजा आएगा, क्या फैसला आएगा, वो कितना लागू होगा, ये देखने वाला मामला होगा। लेकिन इतनी तो हकीकत है कि सारी दुनिया में इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। एक मजेदार खबर जो है वो सऊदी अरबिया से है। मैंने आपको बताया था कि इराक के अंदर दो सऊदी अरबिया के जो टीवी चैनल्स के दफ्तर थे, जिसमें से एक का नाम एमबीसी था, उन्होंने जब याह्या सिनवार को मारा गया था उस समय जो रिपोर्टिंग की थी उसमें याह्या सिनवार और हमास के लोगों को टेररिस्ट और जाने क्या क्या कहा था। इसके बाद वहां तमाशा हुआ था, आग वाग लगा दी गई थी और चैनल का दफ्तर बंद हो गए थे। ये लोग लौट आए थे। अब खबर यह है कि जिस आदमी ने टीवी चैनल पर बैठकर, जिस रिपोर्टर ने, जिस एंकर ने ये पूरी खबर चलाई थी, एमबीसी न्यूज ने उसको बर्खास्त कर दिया है, उसको नौकरी से निकाल दिया है। इस खबर के साथ रख के देखिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय सऊदी अरबिया में हैं और सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री जो केएसए हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। बातचीत में क्या डिटेलिंग हुई है ये तो अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरबिया ने इजरायली हमले के बाद सबसे पहले लेटर निकालकर बयान दिया कि बिल्कुल यह गलत है, यह हमला नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद जिस तरह के स्टैंड ले रहा है, सऊदी अरबिया के मन में क्या चल रहा है या किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि रशिया में जो अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें एमबीएस नहीं गए थे, जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं, और वो उस समय ब्लिंकन से मिले थे। तो क्या गेम चल रहा है, ईरान से क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि एक और खबर आई थी कि दोनों मिलकर नौसेना का यानी नेवी का साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में अभ्यास करेंगे। तो ईरान और सऊदी अरबिया के बीच क्या पक रहा है ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन दोनों चीजों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता कि ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरबिया जाते हैं और उसी समय एमबीसी चैनल के जिस बंदे ने याह्या सिनवार और उनके लोगों को टेररिस्ट कहा था उस बंदे को बर्खास्त कर दिया जाता है। यहां पर एक खबर मैं आपको और बता दूं, नईम कासिम साहब जिनकी बात हुई थी, जिनको हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है, उनके बारे में कम लोग जानते हैं कि जब ईरान के विदेश मंत्री वहां गए थे, और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पायलट है, अपनी जहाज खुद चला के गए थे। अब आप समझ सकते हैं मेरी इस खबर के बाद कि उसकी वजह क्या थी। उसी जहाज में बैठकर नईम कासिम तेहरान आए हैं। यानी ये बात किसी पायलट को भी पता नहीं थी। अगर कोई पायलट उसमें होता तो उसको पता होता कि कौन सा आदमी वहां से लाया गया है ईरान, लेकिन वो खुद फ्लाई करके गए थे, खुद चला के गए थे जहाज, और उसी जहाज से नईम कासिम को ईरान लेके आए, तेहरान लेके आए। यानी इस समय जब नईम कासिम को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है तो वो तेहरान में हैं और सेफ जोन में हैं। अच्छी तरह से ईरान जानता है कि जिसको भी चीफ बनाने की कोशिश की जाती या चीफ बनाया जाता, उसको निशाने पर लेने की कोशिश करता इजराइल। अब जब वो ईरान में हैं तो ज़्यादा सेफ हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ईरान के अंदर ही हमास के जो एक्स चीफ थे उनको मारा गया था, इस्माइल हानिया को मारा गया था, ये आप जानते हैं। लेकिन जाहिर तौर पे ईरान इस बार पहले से ज़्यादा सावधान होगा और हिजबुल्लाह के चीफ को, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अपने साथ प्लेन में ईरान लेकर आए थे। उधर मैंने आपको बताया था कि दोहा में होस्टेज डील को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। मोसाद के चीफ पहुंचे थे, सीआईए के चीफ पहुंचे थे, और कल एक खबर यह आई थी
कि नेतन्याहू जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। फिर दूसरी खबरें आई जिसमें कहा गया कि नेतन्याहू तैयार हो गया है। ये सारा कुछ चल रहा था। अभी की खबर ये है कि ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इसको पूरी तरह से मना तो नहीं कर रहा है कि एकदम होस्टेज डील नहीं करेंगे, लेकिन इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश जरूर कर रहा है। अभी मोसाद के जो चीफ हैं वो वहां से रिपोर्ट लेकर लौट कर आए हैं इजराइल। अब इजराइल में उनको क्या फीडबैक मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये देखने वाला मामला होगा और इसी पर यह डिपेंड करेगा कि बातचीत कितनी आगे बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि बातचीत का इजिप्ट से जो प्रपोजल है, सीसी ने जो प्रपोजल दिया है, उसमें सिर्फ 2 दिन से शुरुआत करने की बात की गई है। कहा यह गया है कि पहले 2 दिन का सीज फायर होगा जिसमें 4 इजरायली होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा और बदले में फलस्तीनी होस्टेजेस को रिहा करेगा इजराइल। उसके बाद यह बातचीत चलेगी, निगोशिएशन चलेगा और होस्टेज रिहा किए जाएंगे और खत्म वहां पर होगा जहां पर गजा में पूरी तरह से जंगबंदी हो जाएगी। इजराइल गजा के अंदर सारा जो तमाशा कर रहा है वो बंद कर देगा। लेकिन यहां पर हारिस की एक खबर, एक रिपोर्ट देख लेनी चाहिए जिसमें वो कहता है कि जब जब सीज फायर की बात हुई है तब तब नेतन्याहू ने अड़ंगे डाले हैं। ये वो बात है जो जुलाई के बाद से ही मैं लगातार कह रहा हूं। हारिज ने, जो इजरायली अखबार है, अब रिपोर्ट करके ये बात क्लियर कर दी है। एक और बात आप देखिएगा कि जब जब सीज फायर की बात चलती है, इजराइल गजा पर अपने अत्याचार जो है, अपने जुल्म जो है वो बढ़ा देता है। पिछले 4-5 दिन, 10 दिन से आप देख लीजिए, नार्दर्न गजा में रोज 30 से 40-50 लोग मारे जा रहे हैं। कभी हॉस्पिटल पे हमला होता है, कभी स्कूल पे हमला होता है। लाखों लोगों को एकदम जैसे बंधक बना लिया गया है। आप सोचिए, जिसकी नीयत सीज फायर की होती वो कभी ऐसा करता। लेकिन एक डर जरूर कहीं ना कहीं नेतन्याहू के मन में है कि जिस तरह से दुनिया भर से प्रेशर बन रहा है, एक छोटा मोटा सीज फायर वो कर भी सकता है और इसके पहले जितना बदला लेना है, जितना जुल्म करना है, वो करने की कोशिश कर रहा है। एक ये बात हो सकती है। दूसरी बात यहां पर यह समझनी चाहिए, जिस खबर से मैंने शुरुआत की थी कि इजराइल लेबनान से वापस लौट सकता है, बाद में तुरंत उसके खबर आ गई, तुरंत तो नहीं लेकिन 3-4 घंटे बाद जेरूसलम पोस्ट पे ही खबर आती है कि नहीं, आईडीएफ अभी वहां रहेगा। जब तक सीज फायर नहीं होता है तब तक आईडीएफ नहीं लौटेगा। एक संभावना तो यह है कि अगले कुछ दिनों में छोटा मोटा सीज फायर हो जाए। दूसरी संभावना यह है कि दोबारा से धोखा देना चाहता है इजराइल हिजबुल्लाह को। आपको याद होगा कि जिस समय नसरुल्लाह को मारा गया उस समय भी सीज फायर की बात चली थी। उस समय नेतन्याहू अमेरिका गया हुआ था। हिजबुल्लाह को यह लगा था कि अमेरिका में वो सीज फायर की बात करेगा और उसी समय का फायदा उठा के नसरुल्लाह को मार दिया गया। तो यह इजराइल की एक चाल भी हो सकती है कि वो हिजबुल्लाह को इस भ्रम में डाले कि यहां सीज फायर की कोशिश हो रही है और हम अपनी सेना वापस ला रहे हैं और कोई बड़ा हमला कर दे। हिजबुल्लाह शायद अब इस बात को समझता होगा और इसके लिए तैयार होगा। ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा, इस पर मैं कल काफी बात कर चुका हूं। आज इसमें मुझे सिर्फ इतना जोड़ना है कि ईरान से खबर यह आई है कि वो अपना डिफेंस बजट जो है वो ट्रिपल कर रहा है। अब इसके क्या मानी होते हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी तक की डिटेल्स हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बात से कि वाकई ये सीज फायर होता है या नहीं होता है। अगर ये 2 दिन वाला सीज फायर होता है तो यकीन जानिए उधर लेबनान के साथ भी सीज फायर के प्रोसेस शुरू होंगे। लेकिन ये सब सिर्फ धोखा हो सकता है अमेरिकी इलेक्शन के पहले थोड़ी शांति कराने का। इसलिए हिजबुल्लाह और ईरान, जो मुझसे ज्यादा इन चीजों को समझते होंगे, जाहिर तौर पर सावधान होंगे। आगे क्या होता है, मैंने पहले भी कहा है कि बड़ी खबर अमेरिकी इलेक्शन के बाद ही आने की उम्मीद है। उसके पहले इस तरह की खबरें आती रहेंगी। हूथी के जो हमले हैं वो बहुत सीरियस हैं। आगे ये हमले बढ़ते हैं या क्या होता है, ये सारा कुछ देखने लायक होगा। जैसे जैसे जो कुछ होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। आप लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं। मैंने पिछली बार जब अपील की थी मेंबरशिप की, काफ़ी सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। जहां से भी, जिस मुल्क से, जिस शहर से, जिस गांव से आप लोग देख रहे हैं, मेरी मोहब्बत आप सब लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि फ़लस्तीनियों के हक में लगातार आवाज़ उठे और ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो सके उतनी जल्दी ख़त्म हो। दुनिया में सुकून हो, अमन व चैन हो। दिवाली का त्यौहार आ रहा है। आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये उम्मीद कि अगले साल इस वक्त फ़लस्तीन के बच्चे भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही इंजॉय कर सकें जैसे दुनिया भर के बच्चे इंजॉय करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।